हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में। ये एक्ट नंबर 43 है 2005 का। इस एक्ट के सेक्शन वाइज प्रोविज़न को जानने से पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं कि होता क्या था। कि पहले जैसे 2005 के पहले या आजकल भी ऐसा हो रहा होगा कहीं कहीं, वैसे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है, बट कहीं कहीं किसी किसी इलाके में ऐसा हो रहा है। तो होता क्या था कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक पुरुष प्रधान सोसाइटी होती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि एक औरत जो है वो एक मर्द की, मतलब एक पुरुष की पैरों की जूती माना जाता था पहले। और वो एक पुरुष होता था, मैन जो होता था, एक लेडी पर वुमेन जो इसकी पत्नी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता था कि उसको कहीं आने जाने नहीं देना, या उसे टॉर्चर करना, या उसको बोलना कि आप जो है दहेज नहीं लेके आए हो, या इस प्रकार की एक्टिविटी बहुत होती थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारा जो लॉ है हमारे लिए ये बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि प्रोवाइड करना इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर हु आर विक्टिम ऑफ द वायलेंस। मतलब जिस भी लेडी के साथ इस प्रकार की ऐसा कोई एक्ट हो रहा है, उसके साथ कहीं वायलेंस हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन देना। और टाइम टू, और बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं कि उसको प्रोटेक्शन देना, एक जल्दी मतलब स्पीडी उसके केस को सॉल्व करना, सुनना। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होंगे वो उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, मतलब उसको एक कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको जो है जस्टिस दिलवाया जाए। और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की आसपास के एरिया में या हमारी एक आम इंसान की जो आम नागरिक हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, आसपास के लोगों में अवेयरनेस लेके आए कि यदि किसी लेडी के साथ ऐसा हो भी रहा है तो उसको ये विश्वास होना चाहिए या उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कुछ राइट हैं जिनके थ्रू मैं इस पर्सन को जो कि इसके साथ वायलेंस कर रहा है उसको जो है पनिशमेंट दिलवा सकती हूँ, सजा दिलवा सकती हूँ। ठीक है, मतलब अवेयरनेस लेके आना, इन इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दिलवाना या उसको स्पीडी जस्टिस दिलवाना, यही सब जो है वो इस एक्ट में हमको पढ़ना है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यही है कि सबसे पहले तो प्रोटेक्शन दिलवाना। ठीक है, जो भी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ। ठीक है, इसी के साथ हम इसके सेक्शन वाइज प्रोविजन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, जो कि सारे ही एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वही बात करता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और ये एक्सटेंड करता है होल ओवर इंडिया में। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डेफिनेशन पार्ट, और सेक्शन 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इस डेफिनेशन जो है उनको पढ़ते हैं और आगे जो आने वाला पूरा एक्ट होता है उसमें वही डेफिनेशन जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वह सारे प्रोविज़न जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए जो सेक्शन पार्ट होता है, सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 है वो बात करता है एग्रीव्ड पर्सन के बारे में। मीन एनी वुमेन, मतलब कोई भी वुमेन हो सकती है जिसके साथ जो है वो इस प्रकार का वायलेंस हो रहा है, उसको एग्रीव्ड पर्सन बोलेंगे, जो कि इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है विद द रिस्पोंडेंट हु अलेज टू हैव द सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है, जिसमें जो एग्रीव्ड पर्सन किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की माँ भी हो सकती है, उसको भी हम एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में लेंगे, जो कि किसी के साथ जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है और उसके साथ ऐसी कोई डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके साथ हो रहा है।
और सेकंड सब क्लॉज बी बोलता है चाइल्ड, चाइल्ड मीन एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ द 18 ईयर, इंक्लूड है या तो अडॉप्टेड भी हो सकता है स्टेप, और फोस्टर चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। जो भी बच्चा मतलब जो कि 18 ईयर से कम है उसको हम चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। और सब क्लॉज सी बोलता है कंपनसेशन ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर मीन एन ऑर्डर गारंटेड इन टर्म ऑफ सेक्शन 22, ठीक है। आगे हम सेक्शन 22 को जब डिस्कस करेंगे तो उसको ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। वैसे कंपनसेशन ऑर्डर वही होता है जो उस विक्टिम को दिलवाया जाता है, रिस्पोंडेंट के द्वारा दिलवाया जाता है, ठीक है। और जो सब क्लॉज डी है वो बात करता है कस्टडी ऑर्डर की, मीन एन ऑर्डर ग्रांटेड इन द टर्म ऑफ सेक्शन 21, जो कि हम सेक्शन 21 में अच्छे से पढ़ेंगे। और सब क्लॉज ई है जो बात करता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में, मीन अ रिपोर्ट मेड इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एग्रीव्ड पर्सन। मीन एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है जिसका मतलब है एक ऐसी रिपोर्ट जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में बनाई जाती है ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेनेंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीव्ड पर्सन। जो भी एग्रीव्ड पर्सन होगा, वो लेडी होगी, उसकी इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है। और जो सब क्लॉज एफ है वो बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में, मीन रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो कि बोला डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ क्या दो पर्सन जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, लिव टुगेदर और अपने हाउस को शेयर कर रहे हैं, और व्हेन दे आर रिलेटेड टू द marriage or through a relationship in the nature of the marriage, adopted or adoption, or are the family member living together as a joint family। मतलब जो भी एक दो पर्सन जो है वो मिलकर रह रहे हैं, चाहे वो थ्रू द मैरिज हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो, किसी भी प्रकार से, जो कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है और जॉइंटली वो रह रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन 2 सब क्लॉज जी बोलता है डोमेस्टिक वायलेंस हैज द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 3, जो कि हम सेक्शन 3 में अच्छे से पढ़ें। सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में बोला है डॉरी शेल हैव द सेम मीनिंग असाइन, जिसमें डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो हमने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जो पढ़ा था, जिसमें सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डॉरी के बारे में, जिसमें ऐसे बोला गया है कुछ भी एट द टाइम ऑफ अ मैरिज जो है वो लिया जा रहा है, किसी के द्वारा दिया जा रहा है, और एक पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है, दूसरी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, कुछ भी जिसमें वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जैसे किसी कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, पैसे, कुछ भी हो सकता है जो किसी भी पार्टी के द्वारा एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट अच्छे से, आप उन वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और सब क्लॉज आई बोलता है मैजिस्ट्रेट मीन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मीन मैजिस्ट्रेट मीन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज द केस में भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जो एक्सरसाइज करता है अपनी पावर को जुरिस्डिक्शन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में इन द एरिया वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिजाइड टेम्परेरली और अदरवाइज द रिस्पोंडेंट रिजाइड्स फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस इज अलेज्ड टू हैव टेकन प्लेस। फिर बोला नेक्स्ट क्लॉज में बोला है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मीन such facility as may be notified by state government to be medical facility for the purpose of this act, ठीक है। बोला ऐसी फैसिलिटी मीन कुछ जो फैसिलिटी जो कि नोटिफाई की है बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। मॉनेटरी रिलीफ क्या हुआ, जिसमें बोला है
मॉनेटरी रिलीफ मीन कंपनसेशन विच द मैजिस्ट्रेट may order the respondent to pay the to aggrieved person. मॉनेटरी रिलीफ होगा वो कंपनसेशन जो मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर करते हैं, जज साहब ऑर्डर करेंगे रिस्पोंडेंट को, मतलब उसके पति को ऑर्डर करेंगे उस एग्रीव्ड वुमेन जिसके साथ वो उसने वायलेंस किया है, उस एग्रीव्ड पर्सन को कुछ कंपनसेशन देंगे, उसको बोला जाता है मॉनेटरी रिलीफ. At any stage during the hearing of an application seeking any relief under this act, मतलब वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है, चाहे वो एट द स्टेज ऑफ हेयरिंग हो केस की, जैसे प्रोसीडिंग चल रही है, वो किसी भी टाइम जो है मॉनेटरी रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है रिस्पोंडेंट के द्वारा बाय द कोर्ट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. ठीक है. अब नेक्स्ट बोला है नोटिफिकेशन मीन अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट एंड द एक्सप्रेशन नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड प्रेस्क्राइब्ड मीन प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल. ठीक है. और द प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन हुआ? मीन एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सबसेक्शन आई ऑफ द सेक्शन 8. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा? जो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. एंड नेक्स्ट क्लॉज बोलता है प्रोटेक्शन ऑर्डर मीन एक ऑर्डर मेड इन द टर्म ऑफ द सेक्शन 18, जो कि हम सेक्शन 18 में अच्छे से पढ़ेंगे. और रेजिडेंस ऑर्डर क्या हुआ? मीन ऑर्डर जो ग्रांटेड किया जाता है इन टर्म ऑफ द सेक्शन सबसेक्शन आई ऑफ एल ऑफ द सेक्शन 19. और रेस्पोंडेंट मीन एनी adult male person who is or has been domestic relationship. पहले ये था any adult male member, अब जो है any adult को यहाँ से रिमूव किया था. ये केस था हीरा लाल वर्सेस कुसुम का एक केस था, जिस केस के आने के बाद यहाँ से जो ये अडल्ट मेल जो वर्ड है उसको रिमूव करके एक एनी पर्सन बोला गया है. रिस्पोंडेंट मीन एनी पर्सन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो अडल्ट मेल मतलब या मतलब अडल्ट मेल ही होगा, कोई भी हो सकता है. अडल्ट जो अग्रीव रिस्पोंडेंट मतलब या तो उसका उस लेडी का हस्बैंड भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ठीक है. जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है विद द अग्रीव्ड पर्सन एंड against whom the aggrieved person is sought any relief under this act, जिसके खिलाफ भी वो केस किया गया है उसे बोलेंगे हम respondent. Provided that the aggrieved wife or the female living in relationship, बोला है चाहे वो live in relationship में हो, in the nature of the marriage हो, या also filed and complaint against the relative of the husband or any or the male partner. ठीक है. एंड नेक्स्ट में बोला है सब क्लॉज आर बोलता है सर्विस प्रोवाइडर. सब सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? मीन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन सब सेक्शन आई ऑफ द सेक्शन 10. ठीक है. फिर बोला है शेयर्ड हाउस होल्ड कौन हुआ? मीन हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड लिव एट एनी स्टेज has lived in the domestic relationship either singly or along with the respondent and include such a house or hold and whether owned or tenanted either jointly. बोला शेयर्ड हाउस होल्ड क्या हुआ? मीन एक हाउस होल्ड जहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन जो है वो साथ रह रहे हो, मतलब जो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो रहा हो, मतलब वो लेडी रही हो, एट एनी स्टेज लिव इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, या तो वो जो एग्रीव्ड लेडी है वो जो है वो अकेली रही हो या जॉइंटली रही हो उस अपने पार्टनर्स के साथ, या विद द रिस्पोंडेंट हो, या इंक्लूड और अलॉन्ग विद द रिस्पोंडेंट भी हो सकती है. और सच हाउस होल्ड जो है वेदर ओन, चाहे उनका अपना हो या किराए का मकान हो, जहाँ भी वो रही हो उसे बोलते हैं हम शेयर हाउस होल्ड, जो कि उन दोनों ने शेयर किया हो. ठीक है. बोला है और बोथ ऑन और टेनेंटेड और विद रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट और बोथ
jointly or singly. ठीक है, have right any right interested or equal equity and include such household which may belong to the joint family to which the respondent is a member irrespective of whether the respondent or aggrieved person has any right title interest or share household. ठीक है, फिर बोला शेल्टर होम क्या हुआ, मीन एनी शेल्टर होम may be notified by the state government to be as a shelter home for the purpose of this act. ठीक है, जिसमें शेल्टर होम को बोला गया है कि शेल्टर होम एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि नोटिफाई किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको होम बोला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. अब हम बात करते हैं इसके मेन प्रोविजन के बारे में. डेफिनेशन क्लॉज हमारा खत्म हो गया है, जिसमें नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे. For the purpose of this act, any act, commission, omission, or conduct of the respondent shall constitute a domestic violence in case बोला है ए बोलता है harm or injures and or endanger the health, safety, life, limb, or well-being, whether mental or physical, or aggrieved person or tend to do so, the include a causing physical abuse, sexual abuse, or verbal or emotional abuse, or the domestic abuse. बोला है कुछ भी ऐसा हार्म और इंजरी पहुंचाना जो कि इंडेंजर हो उसकी हेल्थ को, सेफ्टी को और लाइफ को और वेल बीइंग के लिए उसको, मतलब उसको हार्म पहुंचाए, वेदर वो मेंटल भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है, ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन. एग्रीव्ड पर्सन कौन बताया था हमारे डेफिनेशन पार्ट में, एग्रीव्ड पर्सन होगी वो लेडी जिसके साथ वो वायलेंस किया जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ वायलेंस जो कि हार्म करे और इंजरी पहुंचाए उसकी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम या उसकी मेंटल और फिजिकल, और ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और टेंड टू डू सो इंक्लूड कॉजिंग फिजिकल अब्यूज, सेक्शुअल अब्यूज, और या तो वर्बल हो, इमोशनल हो, मतलब इकोनॉमिक अब्यूज हो. इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ भी ऐसा उसको बोलना जो, या मारपीट करना, या सेक्सुअली उसको अब्यूज करना, और वर्बली जैसे उसको ताने लगाना, और इमोशनली उसको ऐसे इमोशनली प्रताड़ित करना, या इकोनॉमिकली उससे अब्यूज करना, मतलब उसको फाइनेंशियली तरीके से बहुत तंग करना, वो आता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस में. harashes, harm or injures or endanger the aggrieved person with a view to coerce her or any other person and related to her to meet any unlawful demand for any dowry. मतलब उसको हराश करना, हार्म करना, इंजरी करना और इंडेंजर तरीके से उस एग्रीव्ड पर्सन, मतलब उस लेडी के साथ जो है वो ट्रीट करना, किस लिए, अनलॉफुली तरीके से वो उसे डिमांड करे डॉरी को, मतलब उसको, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या होता क्या है कि कई बार जो हस्बैंड है वो उसको बार बार टॉर्चर करते हैं कि तुम जो है वो अपनी शादी में अच्छी दहेज नहीं लेके आए हो, या कुछ अपने पिता के पास जाओ और उनसे इतने लाख रुपए लेके आओ, इतना लेके आओ, ऐसी कुछ एक्टिविटी हो तो उसको भी हम बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस. फिर बोला हैज़ इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, मतलब उस एग्रीव्ड पर्सन को, उस लेडी को डराया जा रहा है, और एनी पर्सन जो रिलेटेड हो टू हर और बाय कंडक्ट मेंशन इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी. एंड डी में बोला है अदरवाइज इंजर्ड और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल और द मेंटल और एग्रीव्ड पर्सन. ठीक है, कोई भी ऐसा वायलेंस बोला है, चाहे वो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मतलब उसको मेंटली तरीके से भी परेशान किया जा सकता है, या फिजिकली तरीके से भी उसके साथ मारपीट जो है वो की जा रही है एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बोला है फिजिकल अब्यूज क्या होता है, मीन एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज और ऑफ सच ए नेचर एज
टू कॉज बॉडली पेन, मतलब इस तरीके से उसको हार्म पहुंचाया, उसे बॉडली पेन किया जा रहा है, हार्म किया जा रहा है, और कुछ मारपीट की जा रही है उसके साथ खतरनाक वाली, कि उसे जो है डेंजर हो अपनी लाइफ का ही, या हेल्थ पर इफेक्ट पड़े, या हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीव्ड पर्सन इंक्लूड असॉल्ट, क्रिमिनल इंटीमेशन इन इंटीमेडिएशन एंड क्रिमिनल फोर्स जो है वो उसके साथ यूज की जा रही है, उसको हम फिजिकल अब्यूज बोलेंगे। और सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूड करता है एनी कंडक्ट ऑफ द सेक्सुअल नेचर और दैट अब्यूज इज अ, और डिग्रेड्स किया जा रहा है उसके साथ, और अदर वायलेट द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, मतलब उसके साथ जो है, मतलब ऐसे सेक्सुअल नेचर के साथ उसके मतलब ऐसे उसको डिग्रेड किया जा रहा है और वायलेशन किया जा रहा है उसकी डिग्निटी ऑफ वुमेन का, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वर्बल और इमोशनल अब्यूज क्या हुआ, उसकी इंसल्ट करना, और जो कि एक ह्यूमिलेशन और नेम और कॉलिंग इंसल्ट, और मतलब उसको वर्बली तरीके से ताने लगाना कि तुम जो है हमें बच्चा नहीं दे सकती, या तुम्हारी जो लड़कियां ही पैदा हुई जा रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा, मतलब इस तरीके से उसको ताने लगाना। और रिपीट थ्रेट टू कॉज अ फिजिकल पेन और टू एनी, मतलब उसको दोबारा से डराना कि हम तेरे साथ जो है वो दोबारा से फिर से मारपीट करेंगे या फिजिकल पेन देंगे उस एग्रीव्ड वुमेन को, तो उस वो भी क्या हुआ, वर्बल और इमोशनल पे अब्यूज हुआ। इकोनॉमिक अब्यूज क्या होगा, बोला है डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इलेक्ट्रॉनिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विच द aggrieved person is entitled under any law to the or custom, whether payable under an order to of a court or otherwise, or which the aggrieved person require out of the necessity, including but the not limited to household necessities, मतलब उसको इकोनॉमिकली तरीके से तंग रखना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं करवाना, और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए उसे तंग रखना, उसके बच्चों को तंग रखना, या उसे स्त्री धन प्रॉपर्टी या जॉइंटली सेपरेटली ऑन्ड जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है उस एग्रीव्ड वुमेन की, उससे मांगना, और उससे स्त्री धन लेके आने को कहना बार बार, और पेमेंट ऑफ द रेंटल रिलेटेड टू द हाउस शेयर हाउस होल्ड और द मेंटेनेंस, मतलब उसको गलत तरीके से या बार बार उसको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली तंग करना, उसे पूरा खर्चा नहीं देना, और उसे बार बार जो उसका स्त्री धन प्रॉपर्टी है उसको उसकी डिमांड करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट एनी बोला है अलाइनेशन ऑफ द असेट्स वेदर द मूवेबल और इमूवेबल, मतलब उसको उसकी जो इकोनॉमिकली अब्यूज में क्या आ गया, पहले तो डिप्राइव करना, फाइनेंशियल तरीके से उसको तंग रखना, उसकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तब भी हम उसको इकोनॉमिक अब्यूज बोला जा सकता है। और फिर बोला है उसके जो हाउस होल्ड इफेक्ट है ऑफ उसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, और कोई सी भी वैल्यू है, शेयर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकती है, बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब इस जो उसकी प्रॉपर्टी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसको डिस्पोज ऑफ कर देना, मतलब उसको ख़त्म कर देना, और प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू द कंटिन्यू एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटी विच इज़ अग्रीव्ड पर्सन, जो कि उस अग्रीव्ड पर्सन की जो फैसिलिटी है उनको प्रोहिबिट करना, मतलब उनको रोक देना। और एंजॉय बाय वर्च्यू द डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूड द एक्सेस ऑफ द शेयर हाउस होल्ड, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट और ओमिशन कमीशन और कंडक्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट कॉन्स्टिट्यूट or the domestic violence under the section of overall effect of the circumstances, the case shall be taken into consideration, ठीक है। मतलब इस प्रकार का जो एक्ट कमीशन किया जा रहा है या ओमिशन किया जा रहा है, कंडक्ट हो रहा है, रिस्पोंडेंट जो उसके साथ ऐसी घटना कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है
चैप्टर नंबर 3 जिसमें पावर, ड्यूटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर की बात करी गई है। सेक्शन 4 बात करता है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, मतलब एनी पर्सन who has reason to believe that act of the domestic violence has been, और मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बिलीव है कि ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हो रहा है, इज बीइंग और लाइकली टू बी कमिटेड, और किसी के साथ कमिट किया जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है अबाउट द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को। ठीक है, मतलब उस इंफॉर्मेशन देना प्रोटेक्शन ऑफिसर को और एक्सक्लूजन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट को। फिर बोला नो लाइबिलिटी सिविल क्रिमिनल शेल बी इनकर्ड बाय द पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब कुछ भी बोला कोई पर्सन जो इस प्रकार की ऐसी जो है इंफॉर्मेशन दे रहा, प्रोटेक्शन ऑफिसर तक पहुंचा रहा है, उसके अगेंस्ट जो है कोई भी सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनती। नेक्स्ट सेक्शन में बोला ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है। तो बोला एक पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हु हैज़ रिसीव अ कंप्लेंट, जिन्होंने भी रिसीव करी है कंप्लेंट, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ने रिसीव करी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने करी है या सर्विस प्रोवाइडर ने करी है, मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कंप्लेन की है, of the domestic violence or otherwise present at the place of the incident of the domestic violence, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो बनानी पड़ेगी उस प्लेस की। ठीक है, और when the incident of the domestic violence is report to them shall we inform the aggrieved person, जो भी उस है जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट जो है बनाई जा रही है, तो उस एग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सब क्लॉज ए ऑफ हर राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, मतलब कि वो क्या कर सकती है, उसके पास राइट है एप्लीकेशन देने का फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ लेने के लिए जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है, मतलब उस एग्रीव पर्सन को के पास जो राइट है वो उसको इन्फॉर्म करवाना। ठीक है, और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकती है, ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी रिलीफ भी है, कस्टडी ऑर्डर भी है उसके पास, और रेजिडेंशियल ऑर्डर भी है, मतलब वो रेजिडेंस भी ले सकती है, और कंपनसेशन ऑर्डर भी है फॉर मोर देन वन सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। और बी में बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और उसके पास ये राइट भी है कि उसको जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा सर्विस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, फिर बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विस भी है जो दी जाएगी। और नेक्स्ट में बोला ऑफ द राइट ऑफ, उसके पास राइट है फ्री लीगल एड सर्विस में जाने की, मतलब उसके पास पैसे नहीं है एग्रीव्ड लेडी के पास, तो उसको जो है वो फ्री जो है एडवोकेट की फैसिलिटी जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट में बोला सब क्लास ई बात करता है ऑफ अ राइट टू फाइल कंप्लेन अंडर सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, मतलब सेक्शन 498 में जो है वो कंप्लेन कर सकती है, उसके पास वो भी राइट है। फिर मतलब प्रोवाइजो में दिया गया है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी कंस्ट्रक्टेड एनी मैनर और रिलीव अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हर ड्यूटी टू प्रोसीड in accordance with the law upon the receipt of information as the commission of the cognizable offence, मतलब बोला है कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो इस यदि आप कंप्लेन करने जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो एफआईआर लिखने से जो है वो मना नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आपकी जो है वो पहले ही 498 की कंप्लेन जो है वो चली हुई है तब मैं दोबारा से डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट जो है वो नहीं लिखूंगा, तो बोला है कि कभी भी पुलिस ऑफिसर जो है वो मना नहीं करेगा रिपोर्ट लिखने के लिए। ठीक है, एंड सेक्शन 6 बात करता है ड्यूटीज ऑफ द शेल्टर होम, मतलब एग्रीड पर्सन और हर बिहाफ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर, बोला है या तो अग्रीड पर्सन
या उसके बिहाफ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर या तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रिक्वेस्ट कर प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर होम टू प्रोवाइड द शेल्टर टू हर, मतलब वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन तीनों के द्वारा रिक्वेस्ट की जाए यदि पर्सन ऑफ द जो कि इंचार्ज है शेल्टर होम का, जो प्रोवाइड करता है शेल्टर टू हर, ठीक है, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर होम शेल प्रोवाइड शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन इन द शेल्टर होम, मतलब उस लेडी को, एग्रीव्ड पर्सन को जो है शेल्टर की सुविधा जो है वो दी जाएगी। वह एक ड्यूटी है एक प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की, वो क्या कर सकते हैं उसको जो शेल्टर होम में शेल्टर जो है वो दिलवा सकते हैं। फिर बोला है ड्यूटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, मतलब उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है और सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, उस एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर एक रिक्वेस्ट कर सकता है ऑन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी, जो कि इंचार्ज है मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल एड देने के लिए, बोला है उस ऑन सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी शैल प्रोवाइड द मेडिकल एड टू द एग्रीव्ड पर्सन एंड द मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मतलब उसको मेडिकल फैसिलिटी जो है तो वो दी जा सकती है। और सेक्शन 8 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर की, स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ द मेडिकल प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, बोला है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन निकालेंगी और अपॉइंट करेंगी सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एक अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए या अपनी जुरिस्डिक्शन जितना भी एरिया उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा उसके लिए, बोला है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी और उनको अपॉइंट करेगी। विद इन द एरिया द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज, और अपने एरिया में वो एक्सरसाइज करेंगे पार और परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज जो कि उस एक्ट के द्वारा उन्हें दी गई, ठीक है। बोला है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल एज फार एज अ पॉसिबल बी वुमेन एंड शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। बोला है प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, पॉसिबल बी द वुमेन एंड शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो मे बी प्रेस्क्राइब्ड है। और the term and condition, the term and condition of the service of the domestic, the term and the condition of the service of the protection officer and the other officers subordinate to him shall be such may be prescribed, ठीक है। वो बोला है प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है वो सर्विस दी जाएंगी प्रोटेक्शन ऑफिसर को और उसके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैं उनको भी इस एक प्रेस्क्राइब्ड रूल के द्वारा बोला है उनको भी जो है कुछ पावर और उनको काम दिए जाएंगे। सेक्शन 9 बात करता है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं और क्या फंक्शन है। बोला है सबसे पहले इट शिल बी अ ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या है, टू असिस्ट करना एक मैजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ द फंक्शन अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंडर क्या उसकी ड्यूटी और फंक्शन है, तो असिस्ट करना मैजिस्ट्रेट को इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन। बी बोला है टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, मतलब उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ेगी और मैजिस्ट्रेट के पास देनी पड़ेगी। सच from the such manner as may be prescribed upon receipt of a complaint of the domestic violence and forward copy of the police officer, मतलब जब वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक मैजिस्ट्रेट के पास उन्हें देनी पड़ेगी और बोला है एक कॉपी जो है उनको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी और कंप्लेंट की कॉपी जो वो बनाएंगे वो उन्हें फॉरवर्ड करनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो भी हैं उनकी लोकल लिमिट उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशन जो है वो आता है उसके पास जो है वो उसको कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। फिर बोला है टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एज मैनर एंड सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड टू द मैजिस्ट्रेट, बोला है
मेक करनी पड़ेगी एप्लीकेशन इन सच फॉर्म और इन सच मैनर as may be prescribed to the magistrate, or if the aggrieved person or desire claiming relief for issuance of the protection order. ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन जो है वो देगा और एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में मजिस्ट्रेट को कि एग्रीव्ड पर्सन की क्या डिज़ायर है, वो क्या क्लेम करना चाहता है, और ताकि प्रोटेक्शन जो है उसको ऑर्डर जो है दिलवा दिए जाएं. ठीक है, और सब क्लॉज डी बोलता है टू इंश्योर करना एग्रीव्ड पर्सन को प्रोवाइड करने के लिए फ्री लीगल एड सर्विस. मतलब यदि किसी एग्रीव्ड पर्सन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना एडवोकेट जो है वो ऑथराइज करें, तो उसको जो है वो फ्री लीगल एड जो है वो सर्विस दी जाए. ठीक है, और फिर बोला है नेक्स्ट ई में बोला है टू मेंटेन करना एक लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर की प्रोवाइडिंग लीगल एड एंड काउंसलिंग शेल्टर होम एंड मेडिकल फैसिलिटी ऑफ द लोकल एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट. मतलब बोला है मेंटेन करना एक लिस्ट, एक लिस्ट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो कि प्रोवाइड करते हैं लीगल एड, काउंसलिंग और शेल्टर होम एंड मेडिकल फैसिलिटी ऑफ द लोकल एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट. फिर बोला है टू मेक अवेलेबल और सेफ शेल्टर होम और इफ द aggrieved person so required and forward a copy of the report or having the lord or aggrieved person in the shelter home to police station and the magistrate having the jurisdiction in the area and whether the shelter home is situated. ठीक है, फिर बोला है टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन. मतलब उस एग्रीव्ड पर्सन को मेडिकली एग्जामिन करवाना. इफ शी इज सस्टेन्ड बॉडी इंजरी, यदि उसको बॉडी इंजरी हुई है तो फॉरवर्ड करना कॉपी जो है, कॉपी रिपोर्ट जो है मेडिकल और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को और मजिस्ट्रेट को हैविंग द जुरिस्डिक्शन, जो भी उनकी जुरिस्डिक्शन में मजिस्ट्रेट होंगे उनको कॉपी रिपोर्ट देना और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देना. ठीक है, और फिर बोला टू इंश्योर करना that the order of monetary relief under section 20 complied. मतलब जो section 20 of the code of criminal procedure के अकॉर्डिंग जो भी monetary relief है उनके ऑर्डर जो है वो दिलवाना. तो नेक्स्ट क्लॉज आई में बोला है कि टू परफॉर्म करना सच अदर ड्यूटी में भी प्रेस्क्राइब, जो भी उसको दी गई है. बोला है द प्रोटेक्शन ऑफिसर में बी शेल बी अंडर द कंट्रोल एंड द supervision of the magistrate and shall perform the duty imposed on him by the magistrate or the government by under this act. ठीक है, मतलब जो भी उसका प्रोटेक्शन ऑफिसर को शेल अंडर द कंट्रोल और सुपरविजन जो है वो मेडिकल जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी सुपरविजन और कंट्रोल में वो काम करना पड़ेगा, और जो उनके द्वारा ड्यूटीज़ जो है उसको दी गई हैं तो वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी. फिर सेक्शन 10 है 11 सेक्शन 11 बात करता है ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की. सेक्शन 10 हमने छोड़ दिया. सेक्शन 10 जो है वो बात करता है सर्विस प्रोवाइडर की. सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी मेड ऑन द इन दिस बिहाफ एनी वॉलंटरली एसोसिएटेड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और कंपनी रजिस्टर्ड एक्ट अंडर द कंपनीज एक्ट बोला है, और अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द protecting the right and interest of the woman by any lawful mean including the providing a legal aid or medical. मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर जो कि वॉलंटरली एसोसिएट किया जाए, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और द कंपनी रजिस्टर्ड एक्ट है उनके अंडर जो है वो रजिस्टर्ड है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोटेक्ट करना द राइट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन. जो भी एग्रीव्ड वुमेन है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना
और किस प्रकार से वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो लॉफुल मीन इंक्लूडिंग द वो लीगल एड जो है वो दिलवा सकते हैं, मेडिकल एड जो है वो, और द फाइनेंशियल जो है, और अदर इंसिस्टेंट्स, और shall register itself the state government as a service provider for the purpose। ठीक है, वो उसका पर्पस है। फिर सब क्लॉज 2 में बोला है सर्विस प्रोवाइड जो है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा अंडर सबसेक्शन एल्स शैल हैव द पावर। उसकी क्या क्या पावर है, पहले रिकॉर्ड करना डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को। ठीक है, पहले तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो उसके साथ वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी उसको, और किस प्रकार की, बोले प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। एग्रीव्ड पर्सन जो है वो सो डिजायर द फॉरवर्ड कॉपी जो है वो मैजिस्ट्रेट को दी जाएंगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी जाएंगी, और हैविंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। ठीक है, उसको जो कॉपीज जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो उसको फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। और फिर बोला टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स। मतलब उस एग्रीव्ड पर्सन जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, वुमेन हो गए, उसको मेडिकली एग्जामिन करवाना पड़ेगा, और उसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे मेडिकल की रिपोर्ट जो होगी उसकी कॉपी जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को सेंड करनी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन को सेंड करनी पड़ेगी, जो भी उसकी लोकल लिमिट में है, मतलब जुरिस्डिक्शन में आता है। फिर बोला इंश्योर करना दैट द एग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडर शेल्टर होम। बोला इंश्योर करना कि एग्रीव्ड पर्सन जो है वो उसको शेल्टर होम जो है वो दिया गया है, या शी इज़ रिक्वायर, यदि उसको ज़रूरत है तो उसको फॉरवर्ड करना है कॉपी की एग्रीव्ड वुमेन को शेल्टर होम जो है वो दिया जाए टू द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट, जो जिस भी पुलिस स्टेशन की वो लोकल लिमिट में आता है उसको बोला है उसका यही काम है। बोला फिर बोला थर्ड में बोला नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइड। कोई भी जो है सूट और प्रोसिक्यूशन जो है वो उसके साथ उसके जो कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग जो है उसके अगेंस्ट नहीं लाई जा सकती, जो कि सर्विस प्रोवाइडर or any member of the service provider who is deemed to be acting or purporting to act under this act। ठीक है, और anything which is good, और बोला कुछ भी एक जो कि अच्छा है और गुड है, and done an exercise of the power or discharge of the function under this act toward the prevention of the commission of the domestic violence। ठीक है, और जो बाकी के सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको इतने सेक्शन जो है वो अच्छे लगे हैं और समझ में आए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप इन प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आप जो है वो IPC की सेक्शन वाइज जो है वो वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।